पिछले लेक्चर में हमने प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट का बिहेवियर डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट का बिहेवियर। यानी कि कोई प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उसमें वोल्टेज करंट का क्या रिस्पॉन्स है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये सर्किट एक दिखाया गया है जिसमें कि एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और उसका कैपेसिटेंस है C और उस कैपेसिटर को एक साइनसॉइडल सिग्नल से सप्लाई दिया गया है जो कि एसी सिग्नल है V=Vm sin ओमेगा टी। और चूंकि इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर ही है जिसका कैपेसिटेंस C है, इसलिए यह एक कैपेसिटिव सर्किट है। और सर्किट से सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो रहा है जो है I। तो an alternating voltage V=Vm sin omega t is applied to an AC circuit consisting of pure capacitance only। यानी कि एक सर्किट जिसमें कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है उसे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V=Vm sin omega t से सप्लाई दिया गया है। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा I और कैपेसिटिव करंट के वो इक्वल होगा। कैपेसिटिव करंट जो है वो C/dV/dt होता है, तो कैपेसिटिव करंट के इक्वल होगा जो सप्लाई करंट है। तो उससे इक्वेट करेंगे I=C/dV/dt। और यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो करंट का एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे और ये देखेंगे कि करंट का जो एक्सप्रेशन आता है उसका वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है। तो I= यहाँ हम C/dV/dt और डिफ्रेंशिएशन होगा ये वोल्टेज का, जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी जगह पे हमने Vm sin ओमेगा t लिख दिया जो कि हमारा सप्लाई वोल्टेज है। तो Vm कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर आएगा और sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन होगा cos ओमेगा t। और चूँकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसलिए ओमेगा भी जो कांस्टेंट है वो भी आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब C ओमेगा Vm को लिखा जा सकता है Vm/1/ओमेगा C, दोनों इक्विवेलेंट है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। और cos ओमेगा t को हम साइन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लिख सकते हैं sin ओमेगा t प्लस π/2, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। और ये जो करंट का एक्सप्रेशन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये करंट का एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा जब sin थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो sin थीटा का वैल्यू जब 1 होगा उस समय करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू यही होगा। तो इसको हम Im से डिनोट किए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट का। तो हम लिख सकते हैं I=Im sin ओमेगा t प्लस π/2। तो ये उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका एक्सप्रेशन हमें पता चला। तो जो वोल्टेज का इक्वेशन है और जो करंट का इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशंस को देखने से ये पता चलता है कि जो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है वो है V=Vm sin ओमेगा t और जो करंट का एक्सप्रेशन है वो है I=Im sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से ये पता चल रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड कर रहा है, यानी आगे आगे चल रहा है। और जो मैक्सिमम करंट जो हमने डिनोट किया था Vm/1/ओमेगा C को, तो यहाँ पे हमने लिखा है मैक्सिमम करंट Im=Vm/1/ओमेगा C। और 1/ओमेगा C को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। 1/ओमेगा C को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे XC से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट होगा ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो उसका यूनिट होगा ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा 1/ओमेगा C। The term 1/ओमेगा C is called capacitive reactance and is denoted by XC and is expressed in ohm। ओम में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। From the equation of applied voltage and current, it is clear that in purely capacitive circuit, current leads the applied voltage by 90 डिग्री। तो वोल्टेज और करंट के इक्वेशन से ये क्लियर है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। जबकि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो इंडक्टिव सर्किट है उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। करंट लैग करता था इंडक्टिव सर्किट में और लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री से।
वेव फॉर्म के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो रेड कलर से जो वेव फॉर्म दिखाया गया है वो वोल्टेज का अगर वेव फॉर्म हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो करंट का वेव फॉर्म है वो 90 डिग्री से लीड करेगा, यानी कि जो करंट का वेव फॉर्म है वो 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वोल्टेज से, 90 डिग्री पहले ही वो जीरो वैल्यू भी अटेंड करेगा और 90 डिग्री पहले मिनिमम वैल्यू भी अटेंड करेगा। तो जो वोल्टेज है हमारा 90 डिग्री यहाँ पे अटेंड कर रहा है π/2 पे, लेकिन जो करंट है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जीरो पे ही अटेंड कर रहा है। उसके बाद भी अगर आप देखें कि जो वोल्टेज है वो जीरो हो रहा है पाई पे, लेकिन करंट हमारा जीरो हो रहा है 90 डिग्री पहले ही जीरो हो जा रहा है, यानी हर केस में वो हर जगह पे वो 90 डिग्री आगे आगे चल रहा है करंट। तो वेव फॉर्म के रूप में हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज करंट को कैपेसिटिव सर्किट के लिए। और फेजर डायग्राम के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो अगर वोल्टेज हमारा डिफरेंस फेजर है तो इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे तो करंट है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री से लीड करता हुआ करंट हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये हमारा करंट का फेजर है, ये वोल्टेज का फेजर है। अब हम देखते हैं कि जो कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें पावर का एक्सप्रेशन क्या है। तो चूँकि अल्टरनेटिंग सर्किट है ये, वोल्टेज और करंट दोनों हर इंस्टेंट पे वेरी कर रहा है, तो जो पावर है चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो ये भी आपका हर इंस्टेंट पे वेरी करेगा। तो हम लिख सकते हैं जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो होगा P = V × I, जहाँ V आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और I इंस्टेंटेनियस करंट है। तो V के जगह पे हमने लिखा Vm sin ω t, I = हमने लिखा Im sin ω t + π/2, और sin ω t + π/2 के जगह पे हम cos ω t लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 + θ = cos θ होता है। तो हो जाएगा आपका Vm Im sin ω t × cos ω t, और यहाँ पे sin ω t के पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड भी करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हम लिख सकते हैं कि 2 sin ω t cos ω t, इसके जगह पे हम sin 2 ω t लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है 2 sin θ cos θ = 2 sin θ cos θ फार्मूला होता है sin 2θ। तो हम 2 sin ω t cos ω t के जगह पे sin 2 ω t लिख सकते हैं, और चूँकि हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो उसको 2 डिवाइड भी करना होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो एक्सप्रेशन आया वो हो गया हाफ Vm Im sin 2 ω t। अगर हम इस पावर का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसमें जो आपका टाइम का फंक्शन है वो साइनसॉइडल, ये साइन वाला टर्म जो है ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, बाकी ये दोनों आपका कांस्टेंट है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा उसी को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा एवरेज वैल्यू मिलेगा। तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है उसका एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 होता है। एवरेज वैल्यू साइन थीटा का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0 आएगा। तो यानी कि पूरे ये पावर का जो एक्सप्रेशन है इसका एवरेज वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर, जो एवरेज पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो 0 है, यानी टोटल पावर इसमें कंज्यूम पावर 0 है, यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर कंज्यूम नहीं करता है। हमने देखा था कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कहते हैं। ये एनर्जी पहले स्टोर करता है और फिर एनर्जी सोर्स को रिलीज कर देता है, यानी कि जो एनर्जी है, जो पावर है वो इसमें कंज्यूम नहीं होता है इंडक्टर और कैपेसिटर में, प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर के केस में। अगर हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करें पावर का, तो वोल्टेज करंट का वेव फॉर्म तो हमने एक्सप्लेन किया। जो पावर का वेव फॉर्म है तो जो एक्सप्रेशन आया है पावर का उससे उसके थ्रू भी ω t का वैल्यू अलग अलग पुट करके आप ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 से π/2 तक अगर हम देखें, 0 से π/2 तक, तो वोल्टेज आपका पॉजिटिव है और करंट भी आपका पॉजिटिव है। तो जो पावर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट है तो ये भी पॉजिटिव होगा और वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है ये, इसलिए ये 0 से π/2 तक ये पॉजिटिव पावर सिग्नल दिखाया गया है वेव फॉर्म। वही अगर π/2 से π तक अगर हम देखें तो वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट हमारा निगेटिव है, तो पावर दोनों का प्रोडक्ट है तो वो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा तो निगेटिव पावर हमने π/2 से π तक दिखाया, सो किया।
उसके बाद आपका पाई से लेके 3π/2 तक, यहाँ भी अगर आप देखें तो वोल्टेज भी निगेटिव है और करंट भी निगेटिव है। तो पावर दोनों का प्रोडक्ट है तो वो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे जो पावर है इस ड्यूरेशन में वो आपका पॉजिटिव पावर है। और फिर उसी प्रकार से अगले इंटरवल में ये निगेटिव पावर आएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पावर का जो वेव फॉर्म है वो इस प्रकार का होगा। और जो फ्रीक्वेंसी है पावर का, वो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसका दुगना है। क्यों? क्योंकि जो एक साइकिल वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है उसका एक साइकिल, इसके एक साइकिल में, और जो पावर का जो है वेव फॉर्म इसका 2 साइकिल हो रहा है। जितने देर में सप्लाई वोल्टेज का एक साइकिल है उतने ही ड्यूरेशन में इसका 2 साइकिल है। इसलिए सप्लाई वोल्टेज का दुगना फ्रीक्वेंसी इस पावर का वेव फॉर्म का है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है पावर का वो डबल फ्रीक्वेंसी का पावर है ये। तो इस लेक्चर में हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में डिस्कस किया कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज करंट का क्या बिहेवियर है, और पावर का भी एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया। थैंक यू।